अब हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं किसी सिस्टम का, और जो भी अभी तक सीखा है उसी की मदद से निकालना सीखेंगे। अभी गॉस लॉ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद है जो कि फिर वीडियो के लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो कि आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर एक सिचुएशन है और ये किसी बुक से लिया गया है जो कि बहुत फेमस बुक है, जेईई एडवांस के लिए खास करके। तो यहाँ पर जो कि एक क्यूब लिया गया है और इसका प्रत्येक साइड है जो कि 2 मीटर का है, और इसको है जो कि एक एक्सिस के ऊपर रख दिया गया है, एक्स बाय जेड एक्सिस के ऊपर, और जो ओरिजिन है उससे 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है, और ये बाई एक्सिस पर बाई और एक्स प्लेन पर रखा हुआ है इस प्रकार से। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ क्यूब इज कीप्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाई, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और इक्वेशन दिया हुआ है उसका 4 जे कैप। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड देखने से लग रहा है कि ये क्या है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब बाई के एलोंग वेरी कर रहा है। हेयर बाई डिनोट्स कोऑर्डिनेट्स इन मीटर, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब। मतलब बाई है जो कि क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट को डिनोट कर रहा है, तो इसका मतलब है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होने वाला है, वेरिएबल। तो जैसे जैसे बाई के एलोंग बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस प्लेन में होगा, ये बाई एक्सिस है और इसके एलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स जेड प्लेन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर किधर हो गया, इस डायरेक्शन में। अब कह रहा है इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करने के लिए जो ई है वो क्या है, ई इज इक्वल टू 4 जे कैप, इस प्रकार से। तो इस क्यूब के द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा ये ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरिएबल है, तो हम लोग यहाँ पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो ई डॉट ए या ई डॉट एस, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग तभी करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। तो यहाँ पर जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो कन्फर्म है कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। तो करेंगे किस फॉर्मूले का इस्तेमाल, तो यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इंटीग्रेशन, जो वेरिएबल के लिए इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये हम लोग देखते हैं अभी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि वेरिएबल है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो क्यूब है इसको हम लोगों ने नाम दे दिया है ABCD और EFGH, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्यूब की जितनी भी सरफेस हैं प्रत्येक से बारी बारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके सभी का क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले है जो कि हम लोग बारी बारी से सारा सरफेस का देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इस सरफेस की यदि हम बात करें ABCD, इस सरफेस की बात करें तो ये XZ प्लेन के पैरेलल है। तो जब पैरेलल है तो सिर्फ इस एरिया की बात कर रहे हैं ABCD, तो उस प्रकार से सिर्फ इस एरिया की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, वेरिएबल नहीं होगा। तो यहाँ पर जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर है जो कि हम लोग E.A का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसी प्रकार से यदि हम लोग यहाँ पर FEFGH की बात करेंगे इस प्लेन में, तो इस प्लेन की बात यदि करें तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वो भी क्या हो जाएगा, जो XZ प्लेन है उसके पैरेलल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो वहाँ पर जो कि हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पूरे क्यूब के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि पॉइंट ए पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या पॉइंट एफ पर उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि पॉइंट ए की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर कह रहा है कि 1 मीटर की दूरी पर है, तो कन्फर्म है कि जेड एक्सिस के से भी ये 1 मीटर की दूरी पर ही होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यदि पॉइंट ए पर कहें तो यहाँ पर बाई की जगह पर क्या रख देंगे 1, तो 4 वोल्ट मीटर इस प्रकार से हो जाएगा। और वही पॉइंट एफ की बात यदि करें तो ये हो जाएगा 1 मीटर और ये 2 मीटर, तो मिला करके 3 मीटर। तो यहाँ पर 3 × 3 = 9 और 9 × 36
36 वोल्ट मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, वेरिएबल। तो हम लोग ABGF इस सरफेस के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे पहले जो कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग को ये देखते हैं कि इसका एरिया वेक्टर किधर होगा। जो ये वाला सरफेस है इसमें छोटा सा एरिया लगे तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर। तो यहाँ पर यदि हम लोग E डॉट ए किए, E डॉट यदि ए करेंगे तो E डॉट ए कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। मतलब इस सरफेस में ABGF इस सरफेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। फिर उसी प्रकार से हम लोग दूसरे सरफेस की बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, BCHG इस सरफेस की बात करें तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, इधर की ओर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बाई के अलोंग। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा वो किसके अलोंग होगा, इस एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाई के अलोंग। तो एक्स और बाई के बीच में जो एंगल बनेगा यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 90। मतलब कॉस 90 का मतलब 0। मतलब इस दो सरफेस की वजह से, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर लिख ही लेते हैं। सबसे पहले उसका लिख रहे हैं जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया था 0 किसका, ABGF का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कितना आ गया था, 0। और किसका है, BCHG का भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना है, 0। फिर जो नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होने वाला है वो है CDEH, इसका भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 0। फिर नेक्स्ट होने वाला है वो है ADEF, इसका भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0। यहाँ पर जिसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने 0 लिखा है वो हम अभी दिखा दे रहे हैं यहाँ पर कि इस सरफेस की बात हम लोगों ने किया है। ABGF इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एरिया वेक्टर ऊपर परपेंडिकुलर है इस सरफेस के ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। फिर इस BCHG यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बाहर की ओर हो जाएगा, और ये एरिया वेक्टर बाहर की ओर हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बाई के डायरेक्शन में होगा, तो दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर भी 90 बनेगा। इस प्रकार से यहाँ पर है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी 0 होगा। फिर यहाँ पर CDEH की बात करें तो यहाँ पर जो कि एरिया वेक्टर हो जाएगा वो नीचे की ओर हो जाएगा DS, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी इस सरफेस में CDEH यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। फिर अब है जो कि ADEF जो उधर का साइड का सरफेस है उसकी बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उधर अंदर की ओर हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक ये एरिया वेक्टर अंदर की ओर हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बाई डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर भी 90 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी इस सरफेस ADEF इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो बच गया कौन, ABCD और EFGH, ये दो सरफेस हो गया जो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यदि हम लोग ABCD इस सरफेस की बात करें तो यहाँ पर एरिया वेक्टर लेंगे वो किधर लेंगे, सरफेस के परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, उसके एंटी पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर है और ये एरिया वेक्टर इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उसके अपोजिट है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कि दोनों के बीच का एंगल 180 का बनता है, और 180 का वैल्यू -1 होता है, 0 नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 नहीं होगा। फिर उसी प्रकार से EFGH की यदि बात करें तो यहाँ पर यदि DS लेते हैं, छोटा सा एरिया लेते हैं, तो ये हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर सरफेस के ऊपर, इधर एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर भी है जो कि cos 0 का वैल्यू 1 होता है, जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस के ऊपर भी 0 नहीं होगा। तो क्या करते हैं कि दोनों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल करके जोड़ देते हैं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी तो हम लोग सिंपली जोड़ सकते हैं, तो जितना निकल करके आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर। तो सबसे पहले ABCD में देखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ABCD।
तो देख ही रहे हैं कि ABCD में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कांस्टेंट हो गया है, तो कांस्टेंट जब हो गया है तो हम लोग E डॉट ए का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। और EA cos 180 क्यों? क्योंकि E और A इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का जो एंगल है वो कितना है 180। यहाँ पर देख लेते हैं जो ABCD में एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जस्ट उसके अपोजिट, तो दोनों के बीच का एंगल 180, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने 180 लिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर जो कि 1 मीटर है, इसका मतलब बाई की जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस इंटू 4, तो 4 ही हो जाएगा। 4 वोल्ट मीटर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 4, और एरिया कितना होगा, साइड है 2 मीटर, प्रत्येक साइड क्या है 2 मीटर है, तो एरिया हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 मल्टीप्लाई बाई 4, और cos 180 का मतलब आगे माइनस लग जाएगा वोल्ट मीटर, तो इस प्रकार से -16 वोल्ट मीटर आ गया। फिर है जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो नेक्स्ट सरफेस है EFGH, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू EFGH, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, तो हम लोग E डॉट ए का इस्तेमाल करेंगे। और जब E डॉट ए का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उधर ही एरिया का डायरेक्शन है। तो एरिया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर देखते हैं EFGH, ये है जो कि सरफेस है वो XZ प्लेन के पैरेलल है, तो सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो किसके पैरेलल आ रहा है, XZ प्लेन के, और ये जो प्लेन है वो भी उसके पैरेलल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग E डॉट ए का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर देखना है कि जो एरिया का जिधर डायरेक्शन है एरिया वेक्टर का, उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 1 मीटर, और फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी 2 मीटर, तो यहाँ पर से यहाँ तक का दूरी कितना हो गया 3 मीटर, तो यहाँ पर वैल्यू हम लोग 3 लिख देंगे बाई की जगह पर, तो 9 चौक 36, 30 3 तिया 9 और मल्टीप्लाई बाई 4 36, तो यहाँ पर जो कि 36 आ गया, और मल्टीप्लाई बाई एरिया वेक्टर 4, और यहाँ पर वोल्ट मीटर, तो मिला करके कितना आ गया 144 वोल्ट मीटर। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब वो हो जाएगा 144 माइनस 16 वोल्ट मीटर, जो माइनस करके आ गया वही आंसर हो जाएगा। 14 में से 6 गया 8, 3 में से 4, यहाँ पर 3 में से 1 गया 2, और यहाँ पर 1 हो गया 128 वोल्ट मीटर, यही क्या हो गया आंसर। अब जो कि गॉस लॉ पढ़ने से पहले उसका कुछ सिचुएशन देख लेते हैं, और हम लोग देखें कि जो गॉस लॉ बनाया गया था वो सिर्फ हम लोग को बेवकूफ़ बनाने के लिए दे दिया है। वास्तविकता तो ये कि हम लोग भी इसी से भी जो कि सारा का सारा निकाल लेंगे, इसी से पढ़ते पढ़ते हम लोग गॉस की तरफ चलेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर जो नेक्स्ट सिचुएशन है कुछ इस प्रकार से है, सिचुएशन कुछ इस प्रकार से है, ये एक स्फेयर है, इसको सर्किल मारने की कोशिश ना करना, समझना नहीं है इसको कि सर्किल है, ये एक स्फेयर है मतलब कि फुटबॉल है, और इसके सेंटर पर कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है, इसका रेडियस A दिया है, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा या क्या होगा, तो ये सरफेस है, तो स्फेरिकल सरफेस है, इसका मतलब जो एरिया है वो वेरिएबल है, एरिया वेक्टर, यहाँ पर छोटा सा यदि हम लोग ds काटेंगे तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा,
इधर होगा सरफेस के परपेंडिकुलर, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, इधर ही होगा। और प्रत्येक पॉइंट पर इसी प्रकार से यदि कहेंगे यहाँ पर ds करेंगे तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दोनों सेम ही जगह पर होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, और एरिया वेक्टर भी क्या होगा, वेरिएबल। चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि, और दोनों यहाँ पर क्या हो रहा है, वेरिएबल, इसलिए हम लोग ई डॉट ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो किसका इस्तेमाल करेंगे, स्फीयर का इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ पर है जो कि ऐसी परिस्थिति में एरिया वेक्टर यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है, तो यहाँ पर जो कि हम लोग ई डॉट ए का फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस का। अब है जो कि यहाँ पर ई डॉट डी एस को पहले हम लोग यहाँ पर वेक्टर में, तो इसको पहले स्केलर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो इसको डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। अब क्या करना पड़ेगा कि ये जो चार्ज रखा हुआ है Q, कैपिटल Q, इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये जो पॉइंट, ये जो सेंटर पर रखा हुआ चार्ज, उसकी वजह से इसके सरफेस के ऊपर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, KQ/A²। और जो यहाँ पर एरिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, छोटा छोटा एरिया को इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ के को डायरेक्ट लिखते हैं 1/4πε0 कैपिटल Q/r²। तो r की जगह पर यहाँ पर a माने हैं, तो a² कर देते हैं, और ds। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये जो जितना भी चीज़ दिख रहा है 1/4πε0 कैपिटल Q या फिर a², ये सारा का सारा क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जब कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, और ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जो पूरे स्फीयर का होता है, पूरे स्फीयर का एरिया जो होगा, तो ये कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर कैपिटल Q/4πε0 a², ds को जब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ds को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा Q/4πε0 a² मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, 4πr², r की जगह पर यहाँ पर a है तो a²। अब देखते हैं यहाँ पर कि कौन कौन कट रहा है, ये 4π a², ये सब क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, बच क्या जा रहा है, सिर्फ Q/ε0। ये है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है और इसको याद रखने की ज़रूरत है। लेकिन इससे जो ज़रूरी ये है कि इससे जो कि बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं, और वो ये पॉइंट ये है कि हम लोग स्फीयर का रेडियस कितना हो भी रखें, मतलब एक ही जगह पर हम लोग कितना हो भी रखें, वो क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, रेडियस बड़ा हो या छोटा हो उससे डिपेंड नहीं कर रहा है। और भी एक बात दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है सिर्फ उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, उसके अंदर जितना चार्ज है उसके ऊपर भी। तो यहाँ पर से एक पॉइंट निकल के आया, वो है जो कि लिख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नॉट डिपेंड्स ऑन रेडियस। रेडियस ऑफ स्फीयर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ पर से तो 2 पॉइंट निकला कि ये जो कि इसके अंदर जितना भी चार्ज क्लोज रहेगा, जो क्लोज चार्ज है, जो क्लोज स्फीयर है उसके अंदर जो चार्ज है, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ होगा, और उसके साइज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब कि यदि हम लोग
रेडियस को बढ़ा करके ए की जगह पर ए प्लस, ए की जगह पर 2a कर दें, 4a कर दें, कुछ भी कर दें, तो उससे जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इस स्फीयर का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया है Q/ε0। ये फर्क पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ चार्ज के ऊपर कि उसके अंदर चार्ज कितना है। यदि इसका चार्ज 2q, 3q, 4q करते हैं तो यहाँ पर से उस प्रकार से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू है वो घटेगा और बढ़ेगा। ठीक है, अब है जो कि नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। जो अगला सिचुएशन है वो और भी मज़ेदार है, और देखते हैं, और उससे भी बहुत सारे पॉइंट निकल करके आएगा। सिचुएशन कुछ इस प्रकार से है कि ये एक इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है और इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है। यहाँ पर है जो कि निगेटिव इन्फिनिटी की ओर, उधर पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर गया हुआ है, और कह रहा है कि एक बेलनाकार है, इसको मान सकते हैं सरफेस है, और उसकी लंबाई L दे दिया गया है, और इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस मान लेते हैं A मान लीजिए। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसकी वजह से क्या होगा। ये जो सरफेस है ना बेलनाकार, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है, और इसके ऊपर जो वायर के ऊपर चार्ज डेंसिटी है, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लेमडा है। लेमडा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और यहाँ पर जो कि इसका लेंथ L दे दिया है, तो फ्लक्स पूछ रहा है, फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट। और यहाँ पर जो कि गॉस लॉ का इस्तेमाल नहीं करना है। अभी हम लोग यहाँ पर सिर्फ नया नया पॉइंट ढूंढने के लिए ये सब कर रहे हैं। अब जो कि जब नया नया पॉइंट मिल जाएगा, और जो कि IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसके लिए हम लोग सिर्फ इतना कर रहे हैं। उसके बाद इसके बाद जो कि हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका रेडियस A मान लिए हैं और इसका लंबाई L। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो क्या करेंगे उसके लिए, यहाँ पर 3 सरफेस दिख रहा होगा कि जो यहाँ पर एक सर्कुलर ऊपर है और एक सर्कुलर सरफेस नीचे है, और यहाँ पर जो कि एक कर्व सरफेस है, जैसे बेलन का होता है कर्व सरफेस, उसी प्रकार से है। तो सबसे पहले हम लोग जो कि ये जो सर्किल बन रहा है उसकी वजह से यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, ऊपर की ओर। और यहाँ पर ये एक वायर है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, बाहर की ओर होगा, आउटवर्ड होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में, इस वायर की वजह से। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इधर होगा। तो यहाँ पर जो कि एरिया वेक्टर ऊपर की ओर हो गया, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर हो गया। तो इसकी वजह से इस सरफेस का ये फ्लक्स कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल 90 हो गया। तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट 90 का वैल्यू 0। मतलब जो ये वाला सरफेस है ऊपर वाला और जो नीचे वाला सरफेस है, यहाँ पर जो कि यदि ध्यान दें तो एरिया वेक्टर नीचे की ओर हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर। तो यहाँ पर भी दोनों के बीच का एंगल 90 हो जा रहा है। मतलब इस सरफेस, नीचे वाला सरफेस और जो ऊपर वाला जो सर्किल के आकार का जो सरफेस है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आने वाला है वो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो सिर्फ किसका निकालना पड़ेगा हम लोग को, ये जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस का मतलब पेज को लो, पेज फाड़ो और उसको क्या करो, गोल कर लो। तो वो एक बेलनाकार टाइप पर गोल यदि करते हैं तो सिर्फ उसकी वजह से, जो उस सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा सिर्फ वही होगा। तो यहाँ पर यदि हम लोग बात करें इस पॉइंट पर, यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की बात करें तो यहाँ पर जो कि इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, बाहर की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, बाहर की ओर। फिर उसी प्रकार से यदि यहाँ पर भी देखें तो जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो दोनों क्या है, वेरिएबल है प्रत्येक पॉइंट पर। तो जब वेरिएबल है तो हम लोग E.A का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर भी E.A का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जो एरिया वेक्टर वो क्या है, वेरिएबल है। प्रत्येक पॉइंट पर उसका डायरेक्शन अलग अलग है। और इस पॉइंट पर सिर्फ बात करें तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। और पहले भी पढ़ा हुआ है कि एक इन्फिनिटी लॉन्ग वायर रहेगा और उसकी वजह से कुछ दूरी पर, जिसका हम लोग दूरी A मान लिए हैं, उस A डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता था, 2k लैम्डा बाई R, 2k लैम्डा बाई R। तो यहाँ पर R की जगह पर क्या लेंगे, A लेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका होने वाला क्या है।
हाई इज इक्वल टू ई डॉट ए का तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो ई डॉट डी एस का इस्तेमाल करेंगे। और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको ई डी एस कॉस 0 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 बन रहा है और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो उस प्रकार से ई डी एस और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी इन्फिनाइट वायर की वजह से ए डिस्टेंस पर या आर डिस्टेंस पर क्या होता था, 2k लैम्डा बाई आर, और आर की जगह पर यहाँ पर क्या लेंगे, ए। तो हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इंटीग्रेशन 2k लैम्डा बाई आर, आर की जगह पर ए, और डी एस। यहाँ पर जो डी एस है, यहाँ पर जो 2k लैम्डा बाई ए है, ये कांस्टेंट है, सबका सब कांस्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा। 2 भी कांस्टेंट है और k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी क्या है, कांस्टेंट ही है। रेडियस कहीं पर बदल नहीं रहा है। और लैम्डा जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उस वायर पर, वो भी क्या है, कांस्टेंट, इस जगह बराबर है। तो इस प्रकार से पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया और ये इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकलेगा तो इस प्रकार से 2k लैम्डा बाई ए इंटीग्रेशन डी एस। इंटीग्रेशन डी एस का मतलब यदि इसकी इस सरफेस की पूरे की एरिया की बात करें तो इसका पूरे एरिया का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2k लैम्डा बाई ए मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर की जगह पर यहाँ पर ए लेंगे, मल्टीप्लाई बाई एल, एल इसका लेंथ और इसका पूरे का रेडियस, मल्टीप्लाई बाई एल करेंगे तो पूरी सरफेस का एरिया निकल जाएगा। जो कट रहा है उसको काटेंगे, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देंगे। के का यहाँ पर कर लेते हैं 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए मल्टीप्लाई बाई 2 पाई ए एल। यहाँ इस 4 से ये 2 और ये 2 कट जाएगा, इस पाई से ये पाई कटने वाला है, ए से ए कटेगा और ये जो एल होगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जो कि यहाँ से जो कि बहुत अच्छा पॉइंट निकल करके आएगा यदि हम लोग इस पर ध्यान दें तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि क्या यहाँ पर जो चार्ज है, यहाँ पर इस परिस्थिति में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है वो भी चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट आया है। ये जो लैम्डा इंटू एल है ये क्या है, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि लैम्डा इस पर क्या है, चार्ज डेंसिटी, और एल क्या है, उसका लेंथ। तो डेंसिटी इंटू लेंथ करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक के बीच का चार्ज। मतलब है जो कि ये जो चार्ज है, ये जो आया है लैम्डा इंटू एल, ये क्या है, चार्ज है। और बाई एप्सिलॉन नॉट मतलब ये जो है शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि इसका शेप कैसा है। सर्कुलर जब हम लोग लिए थे, स्फेरिकल भी लिए थे तो क्या आया था, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर भी आया है लैम्डा इंटू एल, मतलब लैम्डा इंटू एल को यदि हम लोग क्यू कर दें तो इसके अंदर का चार्ज, कितना हो जाएगा, ये वायर इन्फिनिटी है ना, लेकिन हम लोग लिए क्या है, एल, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का दूरी एल है और एल लैम्डा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो एल लेंथ पर जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, एल इंटू लैम्डा। तो वही काम यहाँ पर किया गया है कि नहीं, वही काम यहाँ पर हुआ है। तो इससे एक बात का पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उससे शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, शेप चाहे कुछ भी हो, उसके अंदर जो चार्ज होगा और बटा एप्सिलॉन नॉट होगा, वही आंसर होगा। तो इससे एक पॉइंट निकला, तो वो पॉइंट भी हम लोग लिख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंडिपेंडेंट है शेप के ऊपर से, मतलब से शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम शेप, मतलब ये इससे शेप के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके पहले हम लोगों ने स्फेरिकल देखा था, इस बार हम लोगों ने सिलिंड्रिकल देखा। दोनों परिस्थिति में क्या आ रहा है, चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट।
अब है जो कि एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि जो इसके अंदर चार्ज है, जैसे कि स्फीयर में हम लोगों ने देखा था कि जो चार्ज था वो सेंटर के ऊपर था, मतलब एक ही जगह पर था। यहाँ पर क्या वैसी परिस्थिति है कि सभी जगह सेंटर पर ही है। यहाँ पर तो देख रहे हैं कि ये जो कि यहाँ से यदि इस पॉइंट की डिस्टेंस करेंगे तो अलग हो जाएगा। मतलब ये डिपेंड नहीं करता है कि चार्ज को सेंटर में होना ज़रूरी है। ये चार्ज उस क्लोज सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर किसी पॉइंट पर चार्ज होना चाहिए, वो चार्ज और बटा एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ये भी पॉइंट लिख लेते हैं कि उसके अंदर जो चार्ज का पोजीशन है उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है कौन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नॉट डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज कहाँ पर रखा हुआ है, सेंटर पर है या सेंटर से बगल में है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये सिर्फ और सिर्फ चार्ज उसके अंदर, बस क्लोज सरफेस जो होता है उसके अंदर चार्ज होना चाहिए, वो बल्कि किसी भी पॉइंट पर हो। फिर है जो कि यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि जो क्लोज सरफेस होता है उसकी वजह से E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर इस परिस्थिति में ध्यान देने वाली बात है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्वेश्चन भी शायद ऐसा पूछा हुआ है आईआईटी के द्वारा। और ये जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या सिर्फ उसी का इलेक्ट्रिक फील्ड है जो सरफेस के अंदर बंद है, उसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। या फिर क्वेश्चन से पूछ सकता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या जो चार्ज अंदर रखा हुआ है किसी भी सरफेस, गॉसियन सरफेस हम पर अभी लोग नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम लोग गॉस थ्योरम नहीं पढ़े हैं, तो सिर्फ कहेंगे क्लोज सरफेस, कि क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज रखा रहता है क्या सिर्फ उसी का इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर जो बाहर में चार्ज रहता है उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर यहाँ पर भी पूछ सकता है कि जो चार्ज है ये क्या बाहर का चार्ज, यदि कोई भी जो कि स्फीयर के बाहर का चार्ज या कोई भी शेप लें उसके बाहर में यदि चार्ज रखा हुआ है तो वो चार्ज दोनों को जोड़ करके है, सभी चार्ज को जोड़ करके है, या सिर्फ उसके अंदर का चार्ज है वो। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है कि उसके अंदर जो स्फीयर के अंदर या किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर का सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिए थे, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था वो क्या था, पूरे इन्फिनिटी वायर पर जो चार्ज था उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिए थे इस पॉइंट पर, ना कि सिर्फ इस सरफेस के अंदर जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर जो चार्ज था उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर जो हम लोगों ने फॉर्मूला में भी इस्तेमाल किया था 2k लैम्डा बाई ए, ये क्या था, पूरे इन्फिनिटी वायर की वजह से ए डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सब चार्ज क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है कि नहीं है, बाहर है कि नहीं है इस सरफेस से। तो इस पॉइंट पर वही कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, बाहर वाले चार्ज की वजह से भी है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ तो हो सकता है कि बोर्ड वगैरह में पूछ सकता है। फिर है जो कि इस चार्ज की बात कर रहा है कि ये कौन सा चार्ज है, तो इस चार्ज की बात पर ध्यान देना है कि ये जो चार्ज है वो क्या है, सरफेस के अंदर वाला चार्ज है। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अभी जो चार्ज आया लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट, तो जो लैम्डा इंटू एल है, लैम्डा इंटू एल है वो क्या है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक के अंदर का ही चार्ज है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो कि पॉइंट आ सकते हैं। और अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट है जो कि गॉस लॉ देखेंगे, और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम है तो वो ट्राई कर सकते हैं। खास करके एनसीईआरटी तो ज़रूर बनाना है, और कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट करके उसका क्वेश्चन नंबर कमेंट कर दीजिए, उसका सॉल्यूशन जो कि दे दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वो क्या हो गया, बाहर वाले चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी है, और जो चार्ज है सिर्फ अंदर वाले चार्ज की वजह से फ्लक्स होता है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट देखते हैं गॉस लॉ।